3 आवर क्लासेस एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो हमने शुरू की थी, हम क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 7 का। इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? पर्यावरण के एनसीईआरटी ने 3 घटक माने हैं। पहला है प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक तथा मानव। एक मानव स्वयं भी अपने आप में एक पर्यावरण का घटक है। प्राकृतिक घटक में आते हैं स्थल मंडल, सजीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। मानव निर्मित में है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। जो मानव अपने आप में स्वयं में अपना एक घटक है, ये किस किस की चीज़ से घिरा हुआ है बताया गया है। एक व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश से मानव घिरा हुआ है। ये पर्यावरण का एक घटक है। इन सबको देखकर इतना हमें समझ आ गया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण वह एक ऐसी हमारे चारों ओर पाई जाने वाली संरचना है जिसमें मनुष्य अपना निवास करता है। जैसे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कैसा होता है? जीवीय और अजीवीय। जीवीय में क्या आते हैं? जैसे पादप हैं, जंतु हैं जो सजीव प्राणी हैं। और अजीवीय में निर्जीव आते हैं, जैसे कि संसार, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं। इससे पहले हम पर्यावरण देखेंगे। जो बॉक्स में दिया है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। मतलब एक मनुष्य के या एक पादप के चारों ओर पाया जाने वाला पड़ोस ही पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। हम क्लास 6 में ये लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। महासागर के अंदर भी बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, या स्थल मंडल। अब ये देखो कितना अच्छा बताया गया है। जैव मंडल को इसमें परिभाषित किया गया है कि जैव मंडल क्या है। जल मंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल का जो उभयनिष्ठ भाग होता है वही जैव मंडल कहलाता है। जैसे कि ये जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल है और ये स्थल मंडल। अब इसका जो ये उभयनिष्ठ या कॉमन भाग है, यही हमारा जैव मंडल कहलाता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसी विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। ये सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल कैसे रुका हुआ है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल रुका हुआ है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। इसमें कई प्रकार की गैसें जैसे कि धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन आता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल में कौन कौन होते हैं? पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं। ये जैवमंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग होता है जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब इन तीनों का जहाँ मिश्रण कॉमन भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? जैवमंडल। अब पारितंत्र देखते हैं। पारितंत्र क्या है? एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करके आपस में रहते हैं, परस्पर क्रियाएं करते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध होते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? ऊर्जा के और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा आपस में संबंध होते हैं। पारितंत्र क्या है ये हम देख चुके हैं। ये देखते हैं आगे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तब से आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु, एक वस्तु का एक व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु दूसरे व्यक्ति को दिया जाना, मतलब वस्तुओं की अदला बदली होना जिसमें के पैसों का प्रयोग नहीं होता, वही वस्तु विनिमय कहलाती है।
मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे आज हमारी कितनी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, जैसे उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन जीना कब से सीखा था? जब उसने पहली बार कृषि करना शुरू किया था, तब से मानव ने स्थायी जीवन को जीना शुरू किया। इससे पहले क्या करता था? वो शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकता रहता था, तो उसका निवास जो था वो स्थायी नहीं था। पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार पहली बार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब और तेज हो गया। मानव को पर्यावरण के साथ क्या है? मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ये बच्चों को बताया जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 1 जो था, ये हमने जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी उसका लास्ट चैप्टर था, उसी के रूप में इसको थोड़ा विस्तार से और बता दिया गया है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करिएगा। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी के अंदर क्या क्या हो सकता है? आइए हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। इससे पहले ये देख लेते हैं बॉक्स में क्या जानकारी दी गई है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कहने का मतलब यही है, हम पृथ्वी के बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। क्यों? जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है मानव के लिए। देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। सब जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है? एक प्याज की पतली परतों के जैसे बनी हुई है। इसकी सबसे ऊपरी परत में भूपर्पटी होती है, उसके नीचे मेंटल होता है और उसके नीचे क्रोड होता है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी क्या है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत है ये परपटी है। ये महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर होती है तथा समुद्री सतह पर यह 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है, जिसे सियाल कहते हैं। इसे सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसे सीमे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, जो महाद्वीपीय संहति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सियाल से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो महासागरों की परपटी होती है वो सीमे से मिलकर बनी होती है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इस डायग्राम में देखिए कितना अच्छा समझाया गया है। जो भूपर्पटी है वो महाद्वीपों पर कैसी है? 35 किलोमीटर की मोटाई तक इसकी 35 किलोमीटर मोटाई है। लेकिन महासागरों में क्या है? सिर्फ इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि यहाँ पर महासागरों का जल आकर इसमें मिल जाता है। ये समझाया गया। सबसे ऊपरी परत हमारी है परपटी है 5 किलोमीटर। परपटी के अंदर मेंटल पाया जाता है। मेंटल के अंदर क्रोड होता है। लेकिन परपटी के नीचे जो पतली परत होती है वो स्थलमंडल होती है। स्थलमंडल के अंदर मेंटल के बाद में क्रोड मेंटल होता है, जो सीमा होती है, और इसके अंदर क्रोड होता है। इसको बाह्य क्रोड बोलते हैं और अंदर वाले को आंतरिक क्रोड बोला जाता है। परपटी के नीचे मेंटल होता है। परपटी के नीचे मेंटल, जिसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। इसकी सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। ये इसको किलोमीटर कर लीजिए, 3500 किलोमीटर होती है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे कहते हैं। शॉर्ट में याद रखिएगा, निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचेंगे जो परपटी है या क्रोड है इसका हिस्सा ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा हमारी जो ऊपर परपटी है ये हिस्सा परपटी का है, और 84% जो है ये मेंटल का होता है, और 15% किसका है? क्रोड का। तो याद रखना, परपटी 1% होती है, मेंटल 84% होता है तथा क्रोड 15% होता है।
पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल और खनिजों के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैलों के विभिन्न रंग होते हैं, आकार होता है, उनका गठन अलग अलग प्रकार से होता है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती हैं तो हम सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 3 प्रकार की, आग्नेय जिसको इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं, अवसादी यदि सेडिमेंट्री, एवं कायांत्रित मतलब मेटामॉर्फिक शैल होती हैं। द्रवित मैग्मा जो ठंडा होकर, जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर जो ऊपर आ जाता है, इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले प्राथमिक शैल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनी होती हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। इग्निस क्या होता है? लैटिन शब्द है इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। आग्नेय कैसे बना है? आग और ने, आग से ही इसके नाम से पता चल रहा है आग्नेय। सेडिमेंट्री जिसका अर्थ होता है स्थिर, या अवसादों से मिलकर बनी होती है। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, मतलब कायांत्रित का मतलब ही है एक उसका रूप का बदल जाना। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब ये ठंडा होकर के, जब ये द्रव अवस्था में ठंडा होता है तो ऊपर लावा बन जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर कैसा बन जाता है? ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। पूछा जाता है आग्नेय जो शैलें होती हैं उनकी संरचना कैसी होती है? दानेदार होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ये अक्सर पूछा जाता है। आग्नेय शैल का उदाहरण होता है बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही मिलकर बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब जो बाहर आकर ठंडा होता है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल, और जो पृथ्वी के अंदर ही ठोस हो जाता है ठंडा होकर के वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहलाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। अब याद रखना, आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं, आग्नेय शैलों के उदाहरण होते हैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अब बेसाल्ट जो है ये बहिर्भेदी होता है और ग्रेनाइट है ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण होता है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। शैल लुढ़क कर या चटक कर तथा एक ही दूसरे से टकराकर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद का मतलब ही क्या होता है? जो लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर इधर से बहा कर लेकर जो आए जाते कण होते हैं छोटे छोटे, वह अवसाद कहलाते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहा जाता है। इसके उदाहरण है बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर जिससे कि लाल किला बना हुआ है, रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। पूछा जाता है जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसाद मतलब अवसाद वही होते हैं जो एक स्थान पर ही चटक कर टूटकर अपने छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, या पृथ्वी पर पौधे जानवरों के बहुत दिनों तक उनके दब जाने के कारण उनके जीवाश्म बन जाते हैं, वही अवसाद कहलाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। क्या कहने का कह रहा है? आग्नेय और अवसादी जो शैलें हैं इन पर उच्च ताप और दाब अगर लगा दिया जाए तो ये कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ऐसे ही इंसान की फितरत भी है, अगर उसके ऊपर उच्च ताप और दाब उसको वो झेल ले तो अच्छा मेहनत कर ले अपनी ज़िंदगी में तो आगे भी बढ़ सकता है। उसी तरह बता देखिए चूना पत्थर की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि संगमरमर की होती। क्या हुआ? चूने के ऊपर ताप और दाब इतना लग गया कि वो संगमरमर में बदल गया। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग करके कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जब पिट्टू बचपन में खेलते थे ना, छिपड्डी, स्टापू या किट 5 पत्थर गिट्टी आदि। आपने अपने दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त करें। बच्चों को बताया जा रहा है क्लास 7 के लिए। अब देखिए बता रहे थे लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है लाल किला और संगमरमर से मिलकर बना होता है ताजमहल। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल का या चक्र कहा जाता है। मतलब एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की जो चेंजेस होते हैं उसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस है वही शैल चक्र कहलाता है।
आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है और यही आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं तो ये अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। जब इन अवसादी शैलों पर ही इतना ताप और दाब लग जाता है जिससे कि इनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो ये कायांतरित शेल कहलाती हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघल जाते हैं और ये द्रवित मैग्मा बन जाता है। फिर ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है और यही चक्र चलता रहता है। इसको शेल चक्र कहते हैं। जैसे एक ज्वालामुखी फूटा, उसमें से द्रवित मैग्मा ठंडा हुआ, ठंडा होकर वो पृथ्वी पर ठोस के रूप में बदल गया। जब वो ठोस के रूप में बना तो उससे आग्नेय शेल बन गई। आग्नेय शेल जब अपने ही स्थान पर टूटकर अलग अलग होकर अवसाद बन गए तो ये अवसादी शेल बन गई। जब अवसादी शेलों पर इतना ताप और दाब लग गया कि इन्होंने अपना रूप ही बदल दिया तो ये क्या हो गए, कायांतरित शेल में बदल गई। और कायांतरित शेल पुनः द्रवित होकर के मैग्मा के रूप में जब ये बदल गए तो ये क्या हो गया, फिर से आग्नेय शेलों में बदल जाएंगे। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है और इसको शेल चक्र कहते हैं। शेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब पूछ लेगा कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, इनका क्या, खनिज किसको कहते हैं? खनिज वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण अपना रखते हैं, वही पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि तथा उर्वरकों में भी होता है जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये बच्चों को बताया जा रहा है। आप भी जान सकते हैं अपने राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। बताइए ललितपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं। या वीडियो में कुछ भी कमी लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए रिविजन करते रहिए और रेगुलर इसको पढ़ते रहिए। बाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। NCERT क्लास 7th की जियोग्राफी हमने शुरू की थी। उसी की श्रृंखला में हमारा 3rd चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको जाकर प्लीज़ देख सकते हैं। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या है? अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित है। छोटी से मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटी छोटी प्लेट होगी, एक ऐसी इतनी बड़ी प्लेट भी हो सकती है जिस पर पूरा महाद्वीप भी बसा हो सकता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट वो नहीं है जिसमें हम कुछ खाना वाना खाते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है तो ये अनेक प्लेटों में विभाजित होती है और उन प्लेटों से मिलकर बनी है। मतलब ऐसी छोटी छोटी प्लेटें हमारी पृथ्वी पर 7 प्लेटें हैं जिनसे हमारी पृथ्वी मिलकर बनी है या उसमें विभाजित है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये प्लेट हमेशा गति से चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब जो पृथ्वी के चारों तरफ ये प्लेटें हैं ये हमेशा क्या करती हैं, घूमती रहती है। जैसे आज किसी स्थान पर पर्वत पठारें हो सकता है, वहाँ पहले कुछ गर्त हो, गड्ढे हो, मैदान हो, उन सब की जो पृथ्वी की स्वरूप है उनमें जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वो इन प्लेटों के घूमने के कारण ही होता है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही इनकी गति घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी पर प्लेटें हैं वो किस कारण से गति करती हैं? जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है उसके पिघलने के कारण ही ये प्लेटें हमेशा गति करती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। क्या होता है? पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर परिवर्तन होता रहता है। किसके कारण? प्लेट की गतियों के कारण। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं। आकस्मिक गति मतलब कोई भी अचानक से पृथ्वी के अंदर हलचल हो जाना, उसको ही अंतर्जनित बल कहते हैं। जैसे भूकंप या ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है।
हमें पहले से कोई अनुमान नहीं होता कि इस जगह पर भूकंप आने वाला है, ये ज्वालामुखी फूटने वाली। ये क्या होता है, आकस्मिक गतियाँ होती हैं। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो पिघल रहा है धीरे धीरे और प्लेटें घूम रही हैं। उन प्लेटों के आपस में घर्षण के कारण ही पृथ्वी की आंतरिक सतह में हलचल उत्पन्न होने लगती है, जिससे कि भूकंप आता है। और जो मैग्मा है ज़्यादा तप्त हो जाता है तो उसके मार्ग में आने वाला जितना भी लावा होता है, पदार्थ होते हैं, वो सारे पृथ्वी पर बाहर आ जाते हैं, वही ज्वालामुखी कहलाता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। ऐसी अभी तक कोई भी मशीन नहीं बनी है जो भूकंप या ज्वालामुखी को बता सके, लेकिन स्थानीय लोग होते हैं, उन्हें जैसे कि जानवरों की कुछ गतियाँ होती हैं, ये जो सांप होती हैं अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, इनके कारण वो भूकंप के आने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पृथ्वी की गतियाँ कैसी होती हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में जैसे आकस्मिक बल होते हैं। आकस्मिक बल कौन कौन से होते हैं, अचानक से भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी होना या भूस्खलन का क्रिया के घटित होना। जबकि पटल विरूपण बल होते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। अगर आपसे कोई पूछ ले कभी कि पर्वतों का निर्माण किन बलों के कारण होता है, तो ये अंतर्जनित बल के अंतर्गत जो पटल विरूपण बल होते हैं उसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। देखते हैं बहिर्जनित बल क्या होते हैं। ये अपर्दन और निक्षेपण के कारण होते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं, जैसे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसकी मृदा का आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाना, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, इसको अपर्दन कहते हैं। जबकि निक्षेपण क्या होता है, नदियों के बहाव के द्वारा, हवा के द्वारा कोई भी महीन बालू कण आपस में आकर एक जगह अवसादों को इकट्ठा कर देना निक्षेपण कहलाता है। जैसे अपर्दन में नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी क्या है, ये एक हमारी जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, ऊपरी परत है, उसका खुला हुआ ऐसा छिद्र होता है, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जिससे कि पिघले हुए मैग्मा या पिघले हुए पदार्थ अचानक पृथ्वी पर आ पहुंचते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी दिखाया गया है, ये पृथ्वी के अंदर ये परपटी है, ये मेंटल है, ऊपर भूपर्पटी है। जब इस भूपर्पटी के अंदर, पृथ्वी के अंदर पर जब मैग्मा इतना ज़्यादा तप्त हो जाता है कि उसको बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है, जब वो उस केंद्र से बाहर पृथ्वी के आता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहा जाता है। जो यह अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है पृथ्वी के तो ये लावा कहलाता है। और ये लावा जब यहाँ पर ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी शैलों का निर्माण भी होता है, जिनको आग्नेय शैल कहते हैं। ज्वालामुखी के आने से यहाँ पर बहुत सारी गैसें और राखें भी बाहर की तरफ निकलती हैं। ये ऊपर की तरफ उसका क्रेटर होता है, जहाँ से निकलकर ये बाहर आता है, उसको निकास वेंट कहते हैं। और जब पिघला हुआ पदार्थ बाहर आ जाता है इसको लावा कहते हैं। जब तक ये पृथ्वी के अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है, जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो ये लावा कहलाता है। देखते हैं एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, अंता या अंदर। जेनिक मतलब उत्पत्ति, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, यानी एंडो में जेनिक मिला देंगे, एंडोजेनिक। अंतर्जनित बल। एक्सो मतलब बाहर, उत्पत्ति होना, एंजेनिक, जेनिक, एक्सोजेनिक। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कंपन मतलब हलचल होना, जो हलचल होती है पृथ्वी पर, उसी के कारण भूकंप आता है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ये पूछा जाता है, उद्गम केंद्र भूपर्पटी का वह स्थान जहाँ पर कंपन का आरंभ होता है, कंपन, उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके सबसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज़्यादा हानि होती है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि होती है, अधिकेंद्र के निकटतम भागों में सबसे ज़्यादा हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। ये भूकंप का एक चित्र दिखाया गया है। उद्गम किसे कहते हैं, ये उद्गम केंद्र है। कौन सा, वह स्थान जहाँ पर भूकंप के पहले हम उत्पन्न होता है और वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, जिसको उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं वो अधिकेंद्र कहलाता है। ये इसकी प्लेटों की सीमा दिखाई गई। ये एक प्लेट है जो ऐसे गति कर रही है और ये दूसरी प्लेट है जो गति कर रही है। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं भूकंपी तरंगे, बाहर की दिशा में, सभी दिशाओं में निकलेंगी लेकिन बाहर की तरफ। देखते हैं भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। पी तरंगे क्या होती हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये कौन सी तरंगे होती हैं, ये वाली तरंगे होती हैं, ये पास पास होती हैं। ये
पी तरंगे वो होती हैं जिसमें तरंग के चलने की दिशा में ही जो माध्यम होता है वो गति करता है, इसको पी तरंगे कहते हैं। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी? ये वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे अगर हमने पानी में कोई पत्थर फेंका तो उसमें हलचल जो होती है वो कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसमें माध्यम ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एल तरंगे कौन सी होती है? पृष्ठीय तरंगे। जिन तरंगों से सबसे ज़्यादा हानि होती है भूकंप के कारण वो पृष्ठीय तरंगे ही होती, जिससे बिल्डिंगों का गिर जाना, बड़े बड़े मकान भवनों का गिर जाना, ये सारे एल तरंगों के कारण होता है। पूछा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे किस में पाई जाती है? पानी में। पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पी तरंगे वो होती हैं जिसमें तरंगों की गति की दिशा में ही माध्यम गति करता है, उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसमें क्या हुआ? पहले माध्यम पास आया, फिर माध्यम दूर हुआ, मतलब माध्यम का पास आना और दूर जाना, ये पी तरंगे कहलाता है, यानी प्राथमिक तरंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार होते हैं तो इसके प्रभाव को थोड़ा बहुत निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। जैसे स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे अभी बताया था, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, मतलब जानवर जो व्यवहार करते हैं उनसे पता लग जाता है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, मतलब मछलियों के तालाब में ऊपर आना, ये उनकी उत्तेजना। सांपों का धरातल पर आ जाना। जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है तो जो अंदर बिल में जीव रहते हैं उनको पता चल जाता है और वो पृथ्वी से बाहर आने लगते हैं। गुजरात में भूकंप के द्वारा जो विनाश हुआ था उसका चित्र दिखाया गया है, देखते हैं। भुज में भूकंप के झटके कब महसूस किए गए थे? 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल मतलब जिससे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है, वो रिक्टर स्केल होती है। उस पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। सबसे ज़्यादा इसने स्कूलों को प्रभावित किया था। क्यों? 26 जनवरी का दिन था, सारे बच्चे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाने पहुंचे होंगे ओबियसली, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया था। शहरों में आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। भुज में ज़्यादा तबाही हो गई थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग भी की गई थी। देखते हैं भूकंप का मापन किस यंत्र से होता है। भूकंप का मापन एक भूकंप लेखी, जिससे यंत्र से भूकंप का मापन होता है, उसको भूकंप लेखी कहा जाता है। ये हिंदी वर्जन है भूकंप लेखी, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है वहाँ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, यानी नहीं के बराबर इसका प्रभाव होता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वे वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुँचा सकता है, मतलब वस्तुएं थोड़ी बहुत गिरेंगी उससे क्षति हो जाएगी। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है वे बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7 होती है वे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता है, जिससे भवन निर्माण जो भी काम होते हैं वो चीज़ें गिर जाती हैं, जान माल की भारी हानि होती है। भूकंप से बचाव के लिए हम क्या तैयारियां कर सकते हैं? भूकंप के दौरान हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए ये बताया गया है। सुरक्षित स्थान कौन से होते हैं? जैसे रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे छुप जाना, दीवार के अंदरूनी कोनों में। अगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो तो घर से बाहर चले जाना चाहिए खुले स्थान पर। अगर ये संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए? मेज़ के नीचे, दीवारों के अंदरूनी कोनों में, या इनसे दूर रहें। कहाँ दूर, किन से दूर रहना? आग वाले स्थानों से, चिमनियों से, या खिड़की, दर्पण, शीशे, तस्वीरों के फ्रेम से, क्योंकि भूकंप के झटकों के कारण ये जो भी कांच होता है टूटेगा, टूटने से हमको चोट लग सकती है। हमें पहले से कैसे तैयार रहना है? अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए एवं आपदा का सामना विश्वास से करना चाहिए। हर किसी के अंदर इतना धैर्य नहीं होता है जो वो इस आपदा से अपना बचाव कर सके, लेकिन हमें इस आपदा के दौरान खुद को शांत रखने की ज़रूरत होती है, सबका ख्याल रखने की भी ज़रूरत होती है। मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं? अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय क्या होता है? बड़ी बड़ी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट जाना, भंगुर हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या कहलाता है? मिट्टी का या भूपर्पटी की ऊपरी सतह का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाना, वो अपर्दन कहलाता है, यानी जो ऊपरी परत है उसका क्षरण हो जाना। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, मतलब जो भी चट्टानें हैं, शैलें हैं, उनका अपने ही स्थान पर टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना अपक्षय कहलाता है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं।
अपर्दन किसके द्वारा होता है? वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं और फलस्वरूप वे एक स्थान पर उनको निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे एक जगह से उड़ा करके बालू, हवा है, अपने साथ बालू उड़ा के एक जगह से लेकर चली गई, तो दूसरी जगह पर जाकर उसने अगर उनका निर्माण कर दिया तो रेगिस्तान वाले इलाके में वो बालू के टिब्बे भी बन जाते हैं, छोटे छोटे। नदी के कार्य क्या होते हैं? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वे जलप्रपात बनाती है। यह दिखाया गया है। यहाँ से जब एक खड़ा ढाल है, यहाँ से ये गिर रही है, कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में जब ये गिरती है तो क्या निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। ये देखो कठोर शैलें दी गई हैं। जल की शक्ति के द्वारा काटी गई जो मृदा की शैलें हैं वो दिखाई गई हैं यहाँ पर। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसको याद रखना। कौन सा जलप्रपात है? दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर जो स्थित जलप्रपात है उसका नाम क्या है? नियाग्रा। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? विक्टोरिया। इनको याद रखना है। आगे चलते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। क्या होती है? जब मैदानों में प्रवेश करती है नदी तो वह मोड़दार मार्ग में बहती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। जैसे नदी बहकर आ रही है ऊपर से, जब वो ऐसे मोड़ों में बहने लगती है तो इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? विसर्प कहते हैं। लेकिन ये विसर्प जब इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये इससे अपनी नदी से टूटकर अलग हो जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? चाप झील भी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे जब निकट आ जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। अब बताया था जैसे नदी बहकर ऊपर से आ रही है तो इसके जो ये विसर्प के किनारे हैं इतने पास आ जाते हैं कि नदी यहाँ से ये कट जाती है। जब ये कट जाती है तो अलग एक चाप झील का निर्माण करती है। इसी को चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती जो पास के क्षेत्र हैं उनमें महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का वो निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ अनेक छोटे छोटे मिट्टी के कणों को लेकर आती है। जब वह दूसरे स्थान पर उनको क्या कर देती है? निक्षेपित कर देती है, तो वहाँ पर अवसाद बन जाते हैं, अवसाद जमा हो जाते हैं और उस अवसादों के जमा होने से वहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है? धीमा। जब नदी पहाड़ी एरिया से ऊपर से बहती भी आती है जहाँ से उसका उद्गम होता है तो उसकी जो रफ्तार होती है थोड़ी तेज़ होती है और जैसे जैसे वो समुद्र के करीब पहुँचती जाती है उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित भी हो जाती है। जो नदी विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। क्या अब नदी ये बहती हुई आ रही है, जैसे जैसे ये समुद्र के पास आती है कभी अपनी अलग अलग धाराओं में विभक्त हो जाती है और इन्हीं को क्या कहा जाता है? वितरिका कहते हैं। मुख्य नदी अपनी अलग अलग धाराओं में विभक्त हो जाती है, इसी को वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ऐसे बताइए जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंग के क्या काम होते हैं उनको देखते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे इनमें दरार पैदा हो जाती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनको समुद्री गुफा भी कहा जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसको तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैग कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वत उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के काम देखते हैं क्या होते हैं। हिमनद एवं हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं।
हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जाल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप क्या कहलाते हैं? हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य देखते हैं, क्या होता है हवा के काम। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होते हैं। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं आप लोग, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है। जो वायु या पवन है शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष इनके विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती हैं और जहाँ पर इस पवन का बहाव रुकता है और ये रेत गिर करके एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस जो होते हैं वो क्या निक्षेप ही पाए जाते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय।